हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम बच्चों ने बताई मुझे कि क्लियरिटी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी। मानता हूँ इस बात को, क्लियरिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि भाई मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक टीचर ही हूँ। बस थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से मुझे वीडियो इस तरीके से मुझे बनानी पड़ रही है, कोई स्टैंड भी नहीं है। वैसे मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, मैं उसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ जो मोटा मोटा है, ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने पढ़ाया क्या था बेसिकली, ताकि आज की क्लास भी कंटिन्यू कर पाएँ। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने पार्टनरशिप से शुरू किया था। पार्टनरशिप आपका एक चैप्टर है जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बुक्स में तो ये 5-6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लेकिन जो कायदे में डिवाइडेड है वो केवल ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला बेसिक पार्टनरशिप, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और चौथा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस तरीके से मतलब ये 4 ही है। और एक गुडविल का टॉपिक और मैंने बताया था कि गुडविल का टॉपिक भी है। 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े थे, मैंने उनसे कहा था कि गुडविल का एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हमें करना होगा 12th क्लास में। ये वही डिस्कशन का पार्ट है। ये गुडविल वो वाली गुडविल है जो आपको इस पूरे की पूरी पार्टनरशिप में पढ़ने को मिलेगी। गुडविल का वैल्यूएशन पहले पढ़ोगे आप, फिर उसके बाद उस वैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें पढ़ना है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, और इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन वैल्यूएशन सब में सेम है। तो इसकी भी एक अलग से वीडियो बनेगी। मैं जो फिलहाल बात करूँगा, बेसिक की बात करूँगा, इस चैप्टर की बात करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पार्टनरशिप जो होता है एक बिजनेस होता है सिंपल, लेकिन ये अकेला बंदा नहीं करता। अकेला बंदा अगर बिजनेस करेगा तो उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। इसलिए पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बंदे जब बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप भी बोलते हैं और कंपनी भी बोलते हैं। तो फिलहाल जो है क्या नाम है, हम यहाँ पर कंपनी नहीं पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इसमें। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब क्या है कि एक एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा बंदों का, मतलब 2 मिनिमम 2, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होता है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप जो होता है कम से कम 2 बंदों का होता है और मैक्सिमम 50 होते हैं, और वो आपस में एग्री करते हैं कि हमें भैया बिजनेस करना है। किस चीज़ के लिए भैया, हर बंदा बिजनेस करता है मुनाफे के लिए, और घाटा हो जाए तो वो उसकी किस्मत है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या कि भैया पहली बात यह है कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, कम से कम 2 बंदे चाहिए। 2 बंदों से कम काम नहीं चलने का। मिनिमम 2 बंदे चाहिए और मैक्सिमम 50 बंदे चाहिए। इसके साथ साथ हमसे कहा गया था कि माइनर आपका पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर जो 18 साल से कम होता है। अनसाउंड माइंड जो बावला है, मतलब अकल से पैदल, या आपकी भाषा में बोल दूँ जिसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, तो वो हमारा पार्टनर नहीं हो सकता। इसके बाद हमसे कहा गया सी, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। भैया पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ मैं इसी वजह से, ताकि जो बच्चों को देखने में दिक्कत आई थी शायद मैं इस बार क्लियरिटी अच्छी कर पाऊँ, तो आपको देखने में आसानी रहेगी। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया उस बंदे को। मतलब भाई कुछ भी हुआ हो, भाई दिवालिया हो गया, मैं कह दूँ इंसॉल्वेंट हो गया, या कुछ भी आपने कहीं का खतरनाक चोरी कर ली, कोई फ्रॉड कर लिया, कोई टेररिस्ट वाला काम कर दिया, तो भैया कानून ने आपको मना कर दिया कि आप इंडिया के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। तब कैसे बना लोगे उसको पार्टनर, नहीं बना सकते। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट चाहे आपका ओरल हो या फिर रिटर्न हो सकता है, पर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, मैं बता दूं आपको, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। पार्टनरशिप बना लो, इसके बारे में आगे डिस्कशन है मेरा। लेकिन अगर आपका ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो मान्य है, एक्ट उसको मानेगा, कानून उसको मानेगा। तो भैया हमारा पार्टनरशिप एक एक्ट के अंदर आता है, कानून के अंदर आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका डिटेल डिस्कशन अगर कोई सीए करता है तो सीए फाउंडेशन जो है उसके अंदर आपको डिटेल में इसका पूरा एक्ट पढ़ने को मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट है, आप लॉफुल बिजनेस करोगे तो आपको पता ही है भैया इलीगल काम को कौन अलाउ कर देगा, कोई अलाउ नहीं करेगा।
मैंने ये बताया था आप लोगों को कि भैया आप बस, बाकी सब तो इतना कोई ख़ास था नहीं। पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था और कुछ नहीं। मैं फ़िलहाल आपको बता दूं, जैसे पार्टनर होते हैं, बिज़नेस करेंगे तो माय डियर, बिज़नेस करने के लिए मैं कह दूं 2 पार्टनर हैं ये, एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी कॉलेज फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ी अच्छी घनिष्ठता थी इनके अंदर। इन लोगों ने क्या किया कि भैया आपस में कहा कि चलो एक काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। जब बिज़नेस करने की बात आ गई तो भैया 2 चीज़ आती हैं। आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप आपस में बैठ के कुछ एग्रीमेंट करो, कुछ डिसाइड करो। भाई क्या क्या डिसाइड करने वाले हो? मैं एक सिंपल सी बात कह दूं, चलो एक पार्टनर और ले लेते हैं, मिस्टर सी भी एक नया पार्टनर, और मतलब 3 पार्टनर हो गए, थोड़ा आसान रहेगा। मैं कह दूं एग्रीमेंट में आपने क्या लिखा, एक कुछ नहीं, एग्रीमेंट में कागज़ का टुकड़ा आपने लिया। पहला आपने क्या लिखा, बिल्कुल एज्यूम्ड फिगर है, कुछ ऐसा नहीं कानून के अंदर लिखा हुआ है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट कैसा होता है। मान लो ए बी और सी तीनों ने पैसा लगाया। ए ने कहा कि मैं तो सैलरी लूँगा 5,000 रुपये पर मंथ की। जब इसने बोला कि 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी लेगा, कौन? ए। अगर बी और सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपस में मान रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। दूसरा, बी ने कहा जी मैं तो कमीशन लूँगा। भैया हो सकता है उसकी सेटिंग हो, उसकी आपस में सेटिंग होगी, माल बिकवा दे वो आसानी से। नो कहा मैं तो कमीशन लूँगा 10%। अगर ए और सी को प्रॉब्लम नहीं है तो भैया ठीक है, दे दो उसको। मैं एक सिंपल सी बात करूँ आपसे, मान लो सी कुछ करने लायक ही नहीं था, वो कंपनी के पास था, मतलब जहाँ पे हमारी फर्म थी उसके पास था, तो उसने कहा जी मैं तो गार्ड की नौकरी कर लूँगा, गार्ड की नौकरी करूँगा और जी मैं 2,000 रुपये पर मंथ के लूँगा। तो ए और बी को जब प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, सी की इस तरीके से कर ली बात। इस तरीके से कई सारी शर्तें अगर इन तीनों ने आपस में करी हैं तो भैया वो फाइनल है, उसके ऊपर लॉ कुछ नहीं कहने वाला है। और इस कागज़ के टुकड़े को, जिसको इन सब ने पूरी कई सारी शर्तों को बनाकर डाल दिया अपने हिसाब से कि हमें तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर एंड में ए ने, बी ने और सी ने साइन मार दिए। जब तीनों ने साइन मार दिए और इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठप्पा लगवा लिया यहाँ पर, तो भैया ये एक एग्रीमेंट हो गया। और इस एग्रीमेंट को यहाँ पार्टनरशिप में नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। कुछ नहीं होता, केवल एक एग्रीमेंट होता है, आपस में बैठ के ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ रहा है कि भैया आपके पार्टनर, ए पार्टनर को ये दिया जाएगा, बी पार्टनर को ये दिया जाएगा, सी पार्टनर को ये दिया जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चंस करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से कभी भी कुछ आ रहा है तो आपको कोई सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा है आपको वो करना है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना। बात समझ में आती है? ये तो पहला केस हो गया मैं कह दूं केस 1। केस 2 की बात करूं, ये डिस्कशन मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं सब कुछ। केस 2 की बात करूं तो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि मान लो ए बी और सी तीनों कॉलेज फ्रेंड थे। कॉलेज फ्रेंड होने के बाद इन लोगों ने कहा कि भैया हम जो है पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तीनों मिलके पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। तो भैया इन लोगों ने कहा कि एक काम करो, बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, हम क्या क्या प्रॉफिट बांटने वाले हैं, कितना कितना पैसा लगाने वाले हैं, कौन सैलरी लेगा, कौन कमीशन लेगा, क्या हमारा रेट होने वाला है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होने वाला है। इन लोगों ने आपस में बोला, फिर किसी ने बोल दिया कि यार भाई भाई में किसने बांटा, दोस्ती तो हम छोड़। ऐसा होता है भाई, आपस में आप भी लोग फ्रेंड हो, साथ पढ़ते हो, तो कभी भी अगर आपने कभी कुछ लिया हो उधार या कुछ भी, तो आप सीधे कहते चल छोड़ यार, दोस्ती तो है, छोड़ो, तू कभी खिला दियो मैं कभी खिला दूंगा, इस टाइप से हो जाता है। तो ये प्यार मोहब्बत में आप लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। जब आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करते हो तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक तो चलेगा, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो गया, जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उस दिन आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि भैया अब झगड़े में कैसे करें। तो उस केस में आपके सामने कानून ने, एक्ट ने कुछ रूल्स बताए हैं। रूल्स मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे, मुझे दोबारा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। क्या है रूल्स? पार्टनरशिप एक्ट 1932
अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी. नो सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर. नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज अलाउड 6% पर एनम. पिछली क्लास में आपको क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन मैंने बोला पूरा था और समझाया भी पूरा का पूरा था. मैं बता दूं आपको, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं. कौन कौन से रूल्स ध्यान रखने हैं? पहला, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, अगर आपको नहीं पता क्या है तो पिछली वीडियो देख लेना एक बार. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देने की बात करें तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो वो भी नहीं दिया जाएगा, सॉरी लिया जाएगा. ये दिया जाएगा और ये लिया जाएगा, ठीक है. इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर सैलरी की किसी पार्टनर ने बात करी, या किसी पार्टनर ने कहा जी मुझे कमीशन चाहिए, या किसी पार्टनर ने कहा मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, क्या होते हैं मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, एक बार उसमें देख लेना, तो वो भी नहीं दिया जाएगा. साथ साथ में अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हो गया है तो वो इक्वली बटेगा. मेरे केस में 3 पार्टनर हैं तो मैंने 1:1:1 कर दिया, इक्वली बट गया. ये कैसे कैसे है मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको उस टाइम समझाऊंगा. इसके बाद आपका 5वां पॉइंट आता है, क्या भला, कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, कोई भी साझेदार उसने लोन दिया है फर्म को, तो उसके ऊपर 6% आपको इंटरेस्ट देना ज़रूरी है. क्योंकि भैया लोन ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर बाहर बैंक से भी लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ता. अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया तो क्या गलती कर दी बेचारे ने, तो आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा. ठीक है जी. तो पार्टनरशिप डीड की एक छोटी सी ये कहानी है. इस पार्टनरशिप डीड का ये मैं क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए. वैसे तो ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है, थ्योरी का पार्ट ज़्यादा है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा करा देता हूँ. भैया इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है ये. इलिस्ट्रेशन नंबर 2 टी.एस. ग्रेवाल का है. आप अगर देखना चाहें तो इसको, आपके पास अगर टी.एस. ग्रेवाल बुक हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं. एक्चुअली बुक नहीं है, इस वजह से मैंने ऐसा किया. आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा. तो मैं इसका ज़रा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ. एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी. साफ साफ कह दिया पार्टनरशिप डीड नहीं थी. तो हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो 5 रूल लग जाते हैं. कौन कौन से? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे. तीसरा, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो 6% देंगे. अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो वो हम क्या करने वाले हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. साथ साथ जो 5वां पॉइंट होता था वो कहते थे अगर सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन है तो उस केस में उनको वो भी नहीं देने वाले हैं. तो इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला इसमें, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस. कुछ केसेस बताए इन्होंने, 4 केसेस बताए हैं. एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन द फर्म बिजनेस. भैया बिजनेस में एक्स ज़्यादा समय देता है, तो एक्स ने बोला क्या कि भैया मुझे सैलरी चाहिए 6,000 रुपये पर मंथ. क्या देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है. दूसरा कहता है वाई हैज़ प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 50,000 वेयर एज एक्स हैज़ प्रोवाइडेड 5,000 ओनली एज कैपिटल. एक्स, वाई ने तो 50,000 रुपये कैपिटल के लगाए, लेकिन एक्स ने केवल 5,000 लगाए. लेकिन एक्स ने क्या किया, एडवांस दिया है 10,000 एज लोन टू दी फर्म. 10,000 का लोन दिया है एक्स ने, तो भैया क्या ब्याज देना पड़ेगा. तो इस केस में भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे नहीं, ना तो 50,000 के ऊपर दिया जाएगा ना ही 5,000 के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन 10,000 के ऊपर 6% आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रूल है. इसके बाद क्या होता है, एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू देयर बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल. भैया वैसे मैंने 5 पॉइंट में आपको नहीं लिखवाया इसको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर की परमिशन के बिना कोई भी काम फर्म के अंदर नहीं कर सकता किसी भी केस में. तो जब एक्स कह रहा है कि भैया वो अपने बेटे जेड को बिजनेस में लाना चाहता है, लेकिन वाई ने मना करते, भाई साहब नहीं कर सकते आपको वाई से परमिशन लेनी पड़ेगी. जब वाई तैयार होगा तभी आप बिजनेस में जेड को ला सकते हो, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो. वाई वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल बट एक्स वॉन्ट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. वाई कहता है कि भैया इनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए,
वाई का शेयर है 50,000, एक्स का शेयर है 5,000, तो भैया वाई तो इसीलिए बोल रहा है, उसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं 45,000। उसने कहा भैया कैपिटल में बांटो, पर एक्स ने कहा इक्वली बांटो। एक्स इसलिए बोल रहा है कि 5,000 रुपये उसने कैपिटल लगाए हैं। तो भैया चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है, कानून कहता है कि वो बराबर बटेगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, वैसे आंसर दे रखा है इसका, आपके पास टी एस ग्रेवाल होगी तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये केवल थ्योरी का एक पार्ट है, मैंने इस वजह से आपको समझाया कि थ्योरी का ही इसमें कैलकुलेशन होती है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं इतनी सब चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका था और मैं अब आगे आज दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पार्टनरशिप के पूरे चैप्टर में जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है और हमारे पार्टनर्स, वैसे तो पार्टनर्स की ही फर्म होती है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी अकाउंट्स आपको समझाऊंगा, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं रटवाया, तो समझाने के लिए मुझे कुछ नियम बनवाने होते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए फर्म अलग होती है और पार्टनर्स अलग होते हैं। अगर फर्म अपने पार्टनर्स को कुछ भी देती है तो फर्म के लिए वो खर्चा है, और अगर अपने पार्टनर से कुछ भी लेती है तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम। ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था। मैं इसके साथ साथ बात करूं, अगर पार्टनर्स को फर्म कुछ भी देती है, मतलब इस केस में जब वो फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, वो इनकम होगा। और अगर पार्टनर्स अपनी फर्म को देते हैं कुछ, तो फर्म के लिए तो इनकम है, लेकिन इनके लिए क्या है, वो खर्चा। अकाउंटिंग पर्पस में इनका बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है। तो मैं फ़िलहाल आपको बता दूं, अगर फर्म अपने पार्टनर्स को कुछ भी देगी, इफ गिव्स एनीथिंग, कुछ भी देगी, तो माय डियर वो एक खाते से देगी जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। एक्ट ने दोनों नाम दिए हैं, लेकिन जो जनरली देखा गया है, सीबीएसई बोर्ड में ये नाम फॉलो होता है और यूपी बोर्ड में ये नाम फॉलो होता है, लेकिन मतलब दोनों के सेम होते हैं। तो ये होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एक चीज़ तो मैंने अभी बता दी आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, वो पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को जो भी देगी वो उसमें से देगी, और अगर कुछ लेगी तो भी उसी में से लेगी। पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ केवल। पार्टनरशिप फर्म हो, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, ये भैया एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आया भैया कुछ? 11th क्लास में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, मैं एक बार याद दिला दूं आपको। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता कुछ इस प्रकार से बनता था, जिसमें ऐसे टोटल लगता था दो जगह। ये ऊपर का हिस्सा होता था ट्रेडिंग का और नीचे का हिस्सा होता था प्रॉफिट एंड लॉस का। आपकी क्लास में जो मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके क्लास में जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़े हो वहाँ बताया ज़रूर होगा। क्या होता है कि इधर सेल, क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर परचेजेस, कुछ डायरेक्ट खर्चे होते थे, और इन सब का टोटल लगा के यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया करता था। और भैया अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो इधर लॉस हो जाता था। तो जी ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर ट्रांसफ़र हुआ करता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, सॉरी एक ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हुआ करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके बाद जब निकालते तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता था। मैंने इसको जो डिफ़ाइन कर रखा है अपनी क्लास के अंदर, मैंने बता रखा है कि भैया ये फैक्ट्री का खाता होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला शोरूम का खाता होता है। इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट खर्चों को और इनडायरेक्ट खर्चों को एक तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वैसे तो मैं रेगुलर, आपकी जो मेरे पास बच्चे नहीं पढ़ते हैं मेरी लाइव क्लासेस में फेस टू फेस,
उसमें मैं 11वीं क्लास में बिठवा देता हूँ बच्चों को कुछ क्लास के लिए फाइनल अकाउंट्स में। वैसे मुझे लगता नहीं इसमें कोई खास दिक्कत आने वाली है। तो नेट प्रॉफिट, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में ट्रांसफ़र किया, उसी तरीके से इस बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है माय डियर, किस में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप कहोगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, 11वीं क्लास में आप लोगों ने बताया था हमें कि हमने जो है ये नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में जाता है। तो बेटा वहाँ पार्टनरशिप नहीं थी, वहाँ एक सोल प्रोपराइटर, एक अकेला बंदा था जो बिजनेस करता था, इसलिए इसके ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन जब पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप में दो खाते और नए आ जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद आपका होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद होती है आपकी बैलेंस शीट। हमें पूरे 1 महीना इसी को पढ़ना है और इसको अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। लेकिन मैं अभी आपको इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका नेट प्रॉफिट इधर आता है। जिस तरीके से इसमें आप खर्चे लिखते थे डेबिट साइड और इनकम लिखते थे क्रेडिट साइड, ये फर्म बनाती है। अपने पार्टनर्स को जो भी दिया जाता है या लिया जाता है वो इसी में दिया जाता है और लिया जाता है। क्या होता है भैया? इसमें भी यही होता है, खर्चे आपको डेबिट में लिखने हैं और इनकम आपको क्रेडिट में। मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया कि फर्म अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देती है तो वो खर्चा है उसके लिए, और अगर कुछ लेती है तो वो इनकम है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे टू, खर्चा क्या हुआ? फर्म ने अपने पार्टनर को अगर दिया है तो सैलरी दी होगी, कमीशन दिया होगा, रेम्यूनरेशन दिया होगा। वैसे स्पेस थोड़ा कम हो गया, मुझे लगता है दूसरा पेपर यूज़ करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर आपका नेट प्रॉफिट। भैया आपका जो है टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई फर्म देगी अपने पार्टनर्स को, बिल्कुल देगी। सैलरी फर्म देगी पार्टनर को, बिल्कुल देगी। कमीशन फर्म देगी पार्टनर को, बिल्कुल देगी। ये तब है जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है। वो केस खत्म हो गया, मैंने अभी पढ़ाया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा होगा पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर लिखा है साफ साफ तो ही आप उन 5 रूलों को फॉलो करोगे, नहीं तो क्वेश्चन में जो भी लिखता चला जाएगा वो सब हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा वो। अगर रेम्यूनरेशन देता है फर्म पार्टनर को, तो वो भी डेबिट में, क्योंकि खर्चा है भैया फर्म का। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया यहाँ नहीं आता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि वो चार्ज होता है, वो आपकी लाइबिलिटी आपको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बात करूं आपसे, अगर फर्म अपने पार्टनर से कुछ लेती है, क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, तो वो क्रेडिट में होगा। तो भैया जैसे पहले होता था प्रॉफिट इस साइड, अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो प्रॉफिट इस साइड, और अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो इधर लॉस हो जाएगा। फिलहाल मैं प्रॉफिट मान के क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट पूरा होता है। टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, जब क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम एक्सप्लेन करा दूंगा। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार आप इस फॉर्मेट को घर पे बैठ के दोबारा देखिएगा कि इसमें मैंने कराया क्या है आपको, उसके बाद आपको और क्लियरिटी होगी। मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा इसका। मेरी बात समझ में आती है आपको? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।